अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ पैरा प्रोटीनीमिया, यानी इसमें आपके पास जो प्रोटीन्स हैं, स्पेशली जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। सो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है वो है हमारे पास मल्टीपल माइलोमा। पहले आपने मल्टीपल माइलोमा की थोड़ी सी पैथोलॉजी समझनी है कि ये क्या है और क्यों है, फिर इसके फीचर्स और इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे। सो जो मल्टीपल माइलोमा है ये बेसिकली प्लाज्मा सेल का ट्यूमर होता है, ठीक है। सो प्लाज्मा सेल का नियोप्लाज्म है, तो बात ये आती है कि प्लाज्मा सेल्स कहाँ से आते हैं। तो हमारे पास जो हेमेटोपियोटिक स्टेम सेल्स है ना, हेमेटोपियोटिक स्टेम सेल में से हमने कहा था दो लाइंस चलती हैं, एक लिम्फॉइड लीनेज होता है और दूसरी तरफ हमने बात की है माइलॉइड, ठीक है। सो माइलॉइड ट्यूमर्स और वो सारी बातें होंगी, लिम्फॉइड के ट्यूमर्स की भी बात होगी। अब लिम्फॉइड में अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर, कोई म्यूटेशन नहीं था, तो लिम्फॉइड में आपको पता है नॉर्मली क्या बनते हैं, बी सेल्स बनते हैं और टी सेल्स बनते हैं। ये जो बी सेल्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स जब डिफ्रेंशिएट होते हैं तो इनसे आगे क्या बनती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं, ठीक है। अब इनसे आगे जब हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है, अगर आप इसको रिवाइज करें तो इसमें दो तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होता है। इसमें एक हैवी चेन्स होती हैं और एक लाइट चेन्स होती हैं। बेटे जो लाइट चेन होती हैं वो हमारे पास लैम्डा होती है और एक मेरा ख्याल है एक और होती है, ठीक है, उसका नाम है जहन से निकल गया है। जबकि जो हैवी चेन्स होती हैं ना, हैवी चेन्स जो हैं वो मल्टीपल वैरायटी की होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक मेरा ख्याल है खाबा और लैम्डा, कुछ इस तरह से, ठीक है। बहरहाल आप देख लेना, दो लाइट चेन होती हैं और जबकि जो हैवी चेन्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, जिनको हम GAMED गेम्ड से याद रखते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि प्लाज्मा सेल के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बननी हैं ये बहुत एक्सेसिव बनती हैं, ठीक है। अब ये जो बहुत एक्सेसिव बनती हैं इसमें दो तरह का पैटर्न हो सकता है। या तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मोनोक्लोनल गैमोपैथी है, ठीक है, मोनोक्लोनल गैमोपैथी है, या हम कहते हैं पॉलीक्लोनल गैमोपैथी है, ठीक है। मोनोक्लोनल का मतलब है कि एक वन टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा बन रही होगी, आइडेंटिकल बन रही होगी। तो वन टाइप की जो मैक्सिमम बन रही है वो IgG बनी जा रही है। पॉलीक्लोनल का मतलब होता है मल्टीपल बन रही होंगी, IgG भी ज़्यादा बन रही होगी, IgM भी बन रही होगी, IgA भी बहुत ज़्यादा बन रही होगी। तो मोस्टली जो मल्टीपल माइलोमा में मसला होता है ना वो यहाँ पे हैवी चेन्स के अंदर आता है। सम टाइम लाइट चेन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकती है। तो जो चीज़ आपने समझनी है वो ये कि मल्टीपल माइलोमा में जो आपके पास नियोप्लाज्म है वो प्लाज्मा सेल्स के लेवल पर आता है। और मसला क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन दैट आर बेसिकली प्रोटीन्स, उनकी जो लाइट और हैवी चेंज हैं उनके अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि क्या बनेंगी, डिफेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनेंगी। अब जब डिफेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो सबसे ज़्यादा क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा और इन लोगों में बड़े सवेयर इन्फेक्शंस होते हैं और सवेयर इन्फेक्शंस ही इनकी कॉज ऑफ डेथ बनता है। सो दिस इज़ योर MCQ के कॉज ऑफ डेथ मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट में क्या होता है, तो कॉज ऑफ डेथ बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शंस होते हैं। क्लियर। सो ये आपके पास सारी की सारी क्या है, मल्टीपल माइलोमा की पैथोलॉजी। और मल्टीपल माइलोमा मोनोक्लोनल गैमोपैथी है, यानी इसमें क्लोन से एक तरह की एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बनेंगी। मोस्टली IgG बनती हैं लेकिन IgA या लाइट चेन भी बन सकती हैं, ठीक है। सो ये आपने अब याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मल्टीपल माइलोमा की दोबारा से। सो मल्टीपल माइलोमा के अंदर सबसे पहली बात याद रखनी है कि जाहिर है ये एक नियोप्लाज्म है, ठीक है। और ये किसका नियोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा सेल्स का नियोप्लाज्म है। और इस नियोप्लाज्म के रिज़ल्ट में क्या होता है, मोनोगैमोपैथी यानी गैमोपैथी होती है, लेकिन एक तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनती हैं। मोस्टली कौन सी ज़्यादा बनती हैं, IgG बनती हैं, लेकिन कुछ के अंदर IgA भी बनती हैं और इवन लाइट चेन भी बन सकती हैं। जब लाइट चेन बनती हैं और ये किडनी से फिर एक्सक्रीट होती हैं तो उनको हम लोग बेंस जोन्स प्रोटीन कहते हैं, या आगे चल के क्राइटेरिया में देखेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। इनके क्लिनिकल फीचर जो हैं वो सबसे पहले स्केलेटल मैनिफेस्टेशन जो है वो शुरू होती हैं। सो स्केलेटल मसल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा हैं ये जाके बोन्स के अंदर कॉलोनाइज होते हैं। और दूसरी बात है कि बोन्स के अंदर जो हेमेटोपियोसिस है ज़ाहिर है वो भी ख़राब हो रही है, तो अंदर बहुत सारा क्या हो जाता है, लाइटिक लीजन्स जो हैं
वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि आपके स्केलेटल मसल के अंदर क्या शुरू हो जाता है, मल्टीफोकल डिस्ट्रक्टिव बोन ट्यूमर्स बनते हैं, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड हमें क्या मिलती हैं, लाइटिक लीजन्स मिलती हैं, ठीक है। अब जब लाइटिक लीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा बोन्स के अंदर क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, रिजॉर्प्शन हो रही है, तो कैल्शियम सारा बाहर जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया, जबकि अंदर आपकी बोन जो है वो बहुत ज़्यादा वीकेंड हो जाएगी। जब बोन बहुत वीकेंड हो जाएगी तो वो स्वेयर पेन करेगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी तो वो प्रोन हो जाती है फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, और ये लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के साथ भी आते हैं। मोस्ट कॉमन साइट आपने याद रखनी है कि कौन से स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एक्सियल, और एक्सियल में से भी आपका एमसीक्यू आता है कि वर्टिब्रल कॉलम मोस्टली इन्वॉल्व होता है। सो ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आपने याद रखना है कि ना सिर्फ स्केलेटल ज़ाहिर है, आपकी हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी आएंगी, एरिथ्रोपॉइसिस भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। एक तो इनके अंदर आरबीसी कम बनना शुरू हो जाते हैं, तो इनको नॉर्मोसिटिक अनीमिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 इंक्रीज सीरम एम प्रोटीन। एम प्रोटीन का मतलब भी यही पैरा प्रोटीन्स को ही कहते हैं, ठीक है। तो एम प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से हमारे पास रोलेक्स फॉर्मेशन होती है। सो ये भी आपसे पूछते हैं। नंबर 3 आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि इसके अंदर जब लिटिक लीजन्स हो रही हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आते हैं, तो ESR रेज्ड होता है मोर देन 100। जब एक पेशेंट का ESR मोर देन 100 हो तो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस मल्टीपल माइलोमा भी होता है, ठीक है। सो ना सिर्फ अनीमिया है, ना सिर्फ ESR रेज्ड है, बल्कि प्लेटलेट्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है, और प्लेटलेट्स के ऊपर जब इफेक्ट आता है तो कोएगुलोपैथी भी स्टार्ट हो जाती है। सो बोनी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आपको हेमाटोलॉजिकल मसले भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजिकल के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रीनल, बहुत सीवियर इशू जो इनको होता है वो रीनल डिजीज़ है, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ बनता है वो आपने याद रखना है, इन्फेक्शंस है। अब रीनल डिजीज़ के अंदर 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है बेंस जोन्स नेफ्रोपैथी, और बेंस जोन्स नेफ्रोपैथी का मतलब ये है कि जब मल्टीपल माइलोमा में लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन बनना शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होंगी, ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होंगी। तो यूरिन के अंदर जब लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती हैं तो हम इन्हें बेंस जोन्स प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। ये बेंस जोन्स प्रोटीन्स वहाँ पे कास्ट नेफ्रोपैथी करती हैं, ये उसकी ट्यूब्यूल्स को डैमेज करती हैं, और इवन रीनल फेलियर की तरफ भी पेशेंट को ले जाती हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोटीन है ये कास्ट नेफ्रोपैथी करेंगे और रीनल फेलियर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर लाइट चेन का बड़ा टॉक्सिक इफेक्ट होता है। नंबर 2 बेटे, ये रीनल सिस्टम के ऊपर क्या करती हैं, नेफ्रोकैल्सिनोसिस। तो आपसे पूछा जाता है कि रीनल सिस्टम के ऊपर मल्टीपल माइलोमा के क्या इफेक्ट है, तो आपने बताना है एक तो इसकी वजह से बेंस जोन्स नेफ्रोपैथी शुरू होती है, दूसरा इसकी वजह से कैल्सिनोसिस होती है। कैल्सिनोसिस का मतलब ये है कि पेशेंट आता ही रीनल फेलियर के साथ है, क्यों, क्योंकि ट्यूब्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है ड्यू टू मल्टीपल माइलोमा। कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है ट्यूब्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन द कलेक्टिंग डक्ट, और उससे फिर ऑब्स्ट्रक्शन और इवन पेशेंट रीनल फेलियर में जा सकता है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास माइलाइडोसिस हो सकता है, और माइलाइडोसिस में भी जो एबनॉर्मल लाइट चेन प्रोटीन माइलॉइड्स होते हैं वो डिपॉजिट हो सकते हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के ऊपर, और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत गंद मच गया है, सो जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं कि मल्टीपल माइलोमा में बेसिकली एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक तो स्केलेटल मैनिफेस्टेशन, और ये आगे एक्सरे पे भी नज़र आएंगी एज लिटिक लीजन, और लिटिक लीजन्स की वजह से पेशेंट को बहुत पेन है, इसलिए हमें बाद में इनको बिसफॉस्फोनेट भी देना पड़ता है। हेमाटोलॉजिकली जो है वो हमने कहा कि इस पेशेंट को नंबर 1 अनीमिया, जिससे बहुत ज़्यादा फटीग, और रिपोर्ट भी दे देते हैं साथ जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। उसके बाद कोएगुलोपैथी, प्लेटलेट्स भी कम होते हैं लेकिन इतने कम नहीं होते। WBC काउंट भी कम होता है, क्योंकि ये पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉन होता है टू इन्फेक्शंस। और उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि ESR जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इवन मोर देन 100। थर्ड चीज़ जो मैं आपको बता रही थी वो रीनल मैनिफेस्टेशन बता रही थी। रीनली 3 चीज़ें याद रखनी है, बेंस जोन्स प्रोटीन किसको कहते हैं, लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन को। नेफ्रोकैल्सिनोसिस किसको कहते हैं, कि आपकी कैल्शियम डेपोजिशन शुरू हो जाती है इन द ट्यूब्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है, ड्यू टू अमाइलाइडोसिस क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अमाइलाइडोसिस क्या होता है, लाइट चेन प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। और फोर्थ मैनिफेस्टेशन जो इनके अंदर आनी है, ज़ाहिर है एंटीबॉडीज़ आपकी ठीक नहीं बन रही तो आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ये डेथ का भी बनता है। कौन कौन सी इन्फेक्शन स्पीशीज़ हो सकती हैं,
स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, स्टेफ ऑरियस, ई कोलाई, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हम इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या करें, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए सिंपल बेटे आप सीबीसी करोगे, जिस पे आपको बता दिया कि एक तो अनीमिया भी मिलेगा और उसके बाद हमें ज़ाहिर इन्फेक्शन के लिए भी बंदा प्रॉन होगा और उसके बाद आपको प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी भी मिल सकती है, ठीक है। नंबर 2 हम इसका ESR करेंगे जो मोर देन क्या होगा 100 होगा। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों ने करनी होती है दैट इज़ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम सीरम की करेंगे तो सीरम के अंदर भी जो IG प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेज्ड होती हैं, 3 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा। और इसी तरह जब हम यूरिन की करते हैं तो यूरिन के अंदर भी हमें लाइट चेन प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ बेंज जोन्स प्रोटीन मिलती हैं और वो कितनी ज़्यादा होती हैं 6 GM पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज़ या इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है ना बॉडी में, एनायनिक गैप जिसे हम कहते हैं वो डिक्रीज़ हो जाता है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट और टेस्ट करने हैं, लेकिन एक तो ये कि हमने कहा कि रीनल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ना, रीनल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से इसके अंदर हम ब्लड यूरिया वगैरह देखेंगे, यूरिया नाइट्रोजन तो वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होगा। इसी तरह क्रिएटिनिन बल्कि सिनेरियो में मेंशन भी कर देते हैं कि उसकी ये सारी चीज़ें रेज्ड हैं जो इंडिकेट कर रही है रीनल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। और GFR जो है वो रिड्यूस भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम टोटल बॉडी का प्रोटीन देखेंगे तो टोटल बॉडी प्रोटीन एलिवेटेड होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन ऑलमोस्ट नॉर्मल है क्योंकि लिवर का तो क्या ही जा रहा है, लिवर से एल्ब्यूमिन ठीक बन रहा होता है, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें बेटे हमें इसकी प्रोग्नोसिस को वो करने में हेल्प करती हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन और नंबर 2 सीरम LDH जो कि रेज्ड होता है, लेकिन इन दोनों को यूज़ करके हम थेरेपी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो डिज़ीज़ की सिविरिटी बताएगा और इसी तरह LDH। लास्ट चीज़ जो हम लोगों ने करनी है वो बोन मैरो बायोप्सी है। बोन मैरो बायोप्सी पे एक तो आपको जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो 10% से ज़्यादा मिलेंगे, दूसरा हमें एक तो IG इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मिल सकती हैं जिनको हम इम्पॉर्टेंटली क्या कहते हैं, रसल बॉडीज़ कहते हैं। सो रसल बॉडीज़ करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं किसका, मल्टीपल माइलोमा का। अगेन योर MCQ पॉइंट, और ये होती क्या हैं, IG कंटेनिंग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं और यही IG कंटेनिंग इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स अगर हुई तो फिर हम उनको डिचर बॉडीज़ कहते हैं, DUTCHER। सो डिचर बॉडीज़ और जो रसल बॉडीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है। लास्टली हम लोग स्केलेटल सिस्टम के लिए एक्सरे और MRI करते हैं जिसके अंदर हमें लाइटिक लीजन्स मिल जाती हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट जो है मल्टीपल माइलोमा का इन्वेस्टिगेशन प्लान है जो आपको आना चाहिए, बहुत दफ़ा आपसे पेपर में पूछा भी जाता है। मल्टीपल माइलोमा के लिए आपने याद रखना है कि इन 3 में से 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये कि आपको सीरम और यूरिन के अंदर जैसे हमने कहा बेंज जोन्स प्रोटीन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे वो क्या मिलने चाहिए, प्रोटीन्स मिलने चाहिए। नंबर 2 वो कहता है कि आपका जो बोन मैरो है उस बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स के लेवल बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और नंबर 3 ये है कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर लाइटिक लीजन्स होनी चाहिए। इन तीनों में से 2 क्राइटेरिया ज़रूरी हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। नाउ लास्ट थिंग आ जाती है ट्रीटमेंट प्लान की। तो ट्रीटमेंट प्लान पे हम देखते हैं कि अगर हमारा पेशेंट 70 साल से कम है तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है। ट्रांसप्लांट एलिजिबल के लिए या ट्रांसप्लांट कैंडिडेट के लिए नंबर 1 हम उसको हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं और फिर दूसरी चीज़ हमें क्या करनी पड़ती है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लेकिन इफ़ वो 70 से ऊपर है तो फिर मोस्टली जो है हम कहते हैं कि वो ट्रांसप्लांट के लिए तो कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उसको हम मेलफेलन और उसके अलावा साथ में हम उसको प्रेडनिसोलोन देते हैं या थैलीडोमाइड और लेनिडोमाइड वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे ये तो हमारे पास ज़ाहिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़रूर लिखना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं लिखेंगे तो आधे नंबर आपको नहीं मिलते, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में उसको जो बहुत ज़्यादा बोनी पेन होता है उस बोनी पेन के लिए हम क्या देते हैं, बिसफॉस्फोनेट, एल्ड्रोनेट वगैरह, ठीक है। साथ में अगर हम देखेंगे कि उसको अनीमिया है, अनीमिया इफ़ बहुत सवेयर है तो हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बाहर से हम एरिथ्रोपोइटिन भी देते हैं। अगर ज़ाहिर है उसको इन्फेक्शन हैं तो इन्फेक्शन के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। और रीनल सिस्टम के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि पेन के लिए आपने बहुत ज़्यादा एनसेड्स लिए होंगे, ऑलरेडी कबाड़ा किया हुआ है किडनीज़ का, तो अब आपने एनसेड्स नहीं लेनी। इसी तरह IV कंट्रास्ट भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हम रीहाइड्रेट और उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और डायलिसिस भी कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि वो रीनल फेलियर में जा रहा है। सो रीहाइड्रेट करते हैं, डायलिसिस करते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करने का कहते हैं। पेन के लिए बिसफॉस्फोनेट, अनीमिया के लिए ट्रांसफ्यूजन और एरिथ्रोपोइटिन और इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक, ठीक है। डेफिनेटिव इज हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, नहीं तो फिर हम गुजारा करते हैं
कीमो एजेंट्स के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मल्टीपल माइलोमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, आप बेंस जॉन्स प्रोटीन्स का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ESR का पता होना चाहिए कि वो बहुत रेस्ड है, सारी इन्वेस्टिगेशन, किडनीज़ को किस तरह से इफेक्ट करता है, एंड देन ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है जी।